हेलो दोस्तों, आज 2 अक्टूबर और गांधी जयंती के दिन मैं फिर से लेकर आ रहा हूं एक न्यूज़ पैकेज। ऐसा पैकेज जो आपको कहीं नहीं मिलेगा और इन न्यूज़ को हम बहुत मेहनत के साथ कंसोलिडेट करते हैं। इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी चीज़ें आपको पसंद आती हैं या नहीं भी आती हैं उस पर अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट की बेसिस पर हम अपने चैनल को और से ज़्यादा और एनरिच करने की कोशिश करेंगे। देश में फेस्टिविटीज़ के माहौल की शुरुआत हो गई है और अक्टूबर नवंबर फेस्टिविटीज़ से भरा रहेगा और इस फेस्टिविटीज़ के माहौल के साथ साथ देश में चुनावों का माहौल भी गर्म होने लगा है। अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने अपनी रैलियां शुरू कर दी हैं। इसमें सबसे आगे बीजेपी ने अपने कैंपेन्स स्टार्ट कर दी हैं। इन फेस्टिविटीज़ और चुनावों के माहौल के साथ साथ हम देख रहे हैं कुछ लॉन्ग वीकेंड्स भी देखने को मिल रहे हैं और इन लॉन्ग वीकेंड्स में लॉन्ग ट्रैफिक जैम देखने को मिला। और इन दिनों लास्ट वीक में जो सबसे प्रसिद्ध लॉन्ग ट्रैफिक जैम देखने को मिला वो बेंगलुरु का था। बेंगलुरु में जो जैम पिछले वीक लगा है उसकी वजह से करीब 1 किलोमीटर को चलने में 3-3 घंटे की टाइम लेना पड़ा और इस 3 घंटे के टाइम के कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत से बच्चे जो दोपहर के बाद अपने स्कूलों से निकले और वो रात को 8 से 10 बजे अपने घरों पर पहुंचे। ऐसी कई कहानियां भी आई हैं जिसमें लोगों ने इस ट्रैफिक जैम के दौरान लोगों को मदद करने की भी कोशिश की। जैसे कई पिज़्ज़ा डिलीवरीज वालों ने लोकेशन ट्रेस करके लोगों को डिलीवरीज दी उन ट्रैफिक जैम में फंसे हुई कार वालों को और भी कई तरह के किस्से मीडिया में देखने को मिले। और हम बढ़ेंगे अब आगे की खबरों की तरफ और देखिए कोई ना कोई खबर आपके ज़रूर काम की होगी और इस पर्टिकुलर एपिसोड को लास्ट तक देखिए। और हम चलते हैं अब देश विदेश की दूसरी खबरों पर। आरबीआई ने 2000 के नोट के एक्सचेंज करने की जो डेडलाइन लिमिट है वो 7 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दी है। ऐसा सैटरडे को एक मीटिंग में आरबीआई ने अनाउंस किया, जबकि ये डेट उससे पहले 30 सितंबर तक थी। ऐसा माना जाता है कि 19 मई 2023 तक करीब 3,56,000 रुपए के 2000 के नोट जो सर्कुलेशन में थे उसमें 96% नोट आरबीआई के पास वापस आ गए हैं, जो कि अमाउंट है करीब 3,42,000 करोड़ और इसमें से 0.14 लाख करोड़ अभी मार्केट में है। और आरबीआई ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि जल्दी से जल्दी ये नोट भी लोग वापस कर दें, क्योंकि 8 अक्टूबर के बाद बैंक 2000 के नोट एक्सचेंज करने के लिए लेने पर रोक लगा देगा और ऐसा नहीं संभव होगा। हालांकि आरबीआई की करीब 18 ब्रांचेस में ये फैसिलिटी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन नॉर्मल बैंक्स में ये फैसिलिटी बंद हो जाएगी। हालांकि 2000 का जो नोट है स्टिल एज ए लीगल टेंडर कंटिन्यू रहेगा। इसलिए आरबीआई की तरफ से बार बार ये नोटिस में लाया जा रहा है कि 2000 के बाकी नोट जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस में 7 अक्टूबर 2023 तक वापस कर दिए जाएं। एनएमसी जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वो देश के अंदर मेडिकल एजुकेशन को लेके एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है और इस रेगुलेटरी अथॉरिटी की गाइडलाइंस के अंडर में ही सारे मेडिकल कॉलेजेस इन गाइडलाइंस को फॉलो करके एडमिशन्स और एग्जामिनेशंस और दूसरे टाइप के जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉलो करते हैं। एनएमसी ने प्रपोज किया है कि अगर कोई भी मेडिकल कॉलेज चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट अगर उनके दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी का प्रावधान है। और इसी तरह से कोई डायरेक्टर, फैकल्टी या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसी भी टाइप के मिसलीडिंग या फॉल्स डिक्लेरेशन को प्रस्तुत करता है तो उसके ऊपर इंडिविजुअल तौर पर 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। एनएमसी दिन ब दिन अपने रेगुलेशंस को टाइट कर रहा है ताकि मेडिकल एजुकेशन को मिनिमम स्टैंडर्ड्स के अंडर रेगुलेट कराया जा सके और जो छात्र हैं उनकी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके। यूएस कांग्रेस ने एक स्टॉप गैप बिल पास करके शटडाउन की जो एक्सरसाइज 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली थी उस शटडाउन की एक्टिविटी को वापस ले लिया है।
ये शटडाउन की एक्सरसाइज यूएस की इकोनॉमिक क्राइसिस को देखकर होती है और इसमें कुछ मंथ्स के लिए शटडाउन के दौरान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिलती और वो काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये शटडाउन का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है लोगों के लिए और इनको बिना सैलरी लिए इन दिनों इसेंशियल सर्विसेज के अंडर में काम करना भी पड़ता है। और ये शटडाउन अनाउंस हुआ था 1 अक्टूबर को, हालांकि ये बिल 30 सितंबर नाइट में पास हो गया एज ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट। ऐसा देखा जा रहा है कि यूएस गवर्नमेंट के ऊपर करीब 35 ट्रिलियन डेट का जो अभी चल रहा है, जिससे कि ऐसा माना जाता था कि मूडीज़ ने भी अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि एक काफ़ी प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आने वाला है इतने बड़े डेट क्राइसिस को लेकर। इसके लिए अपोजिशन ये डिमांड की थी कि एक शटडाउन प्रोसीजर लगाया जाए ताकि इकोनॉमिक रिवाइवल में वो हेल्प कर सके। हालांकि बहुत सारे अमेरिकन्स को इससे काफ़ी सहायता मिली है और आने वाली सरकारों की ये सोच है कि वो इमिग्रेशन लॉ के ऊपर कंट्रोल करेंगे और ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ जो यूएस में हो रही हैं जिनसे कि वहाँ की इकोनॉमी को ओवरहॉल किया जा सके, ऐसे प्रोविजंस किए जाएंगे। गवर्नमेंट ने फाइनली अपनी कास्ट बेस्ड सेंसस के रिजल्ट्स को रिलीज़ किया है और इस रिजल्ट्स के अनुसार करीब 84% ओबीसी वोटर्स हैं। इसकी रिपोर्ट के अनुसार करीब 13 करोड़ की पॉपुलेशन है बिहार की और जिसमें से एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट करीब 36.01% है और उसमें बैकवर्ड कास्ट करीब 27.12% एंड शेड्यूल्ड कास्ट करीब 19.65% है। इस रिपोर्ट को जब आज पब्लिश किया गया है, इसको देखते हुए अलग अलग नेताओं ने अपने हिसाब से ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं और जैसा कि देखा गया कि राहुल गांधी और के ट्वीट में ये कहा गया है कि जिसकी जितनी परसेंट भागीदारी है और उसको उतनी ही परसेंट सीटों का एलोकेशन होना चाहिए। पर अलग अलग ट्वीट्स पर अलग अलग टाइप की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अभी कल और परसों में इंतज़ार रहेगा कि किस तरह की और प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। गांधी जयंती के मौके पर जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लैंड अलॉटमेंट के कुछ ऑर्डर्स को करीब 245 लैंडलेस लोगों को इस टाइप के लेटर्स दिए जो कि लैंडलेस थे और लैंड अलॉटमेंट के लेटर्स उनको दिए गए। ऐसी एक एक्सरसाइज हमने अपनी पिछले एपिसोड में बताई थी जहां पर प्रॉपर बेनिफिशियरीज के ऊपर एक्सरसाइज गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी और उस एक्सरसाइज के तहत जिन लोगों को रूल्स को वायलेट करके लैंड दी गई है उनसे लैंड वापस लेकर लैंडलेस लोगों को जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज माने जाते हैं उन लोगों को लैंड दी जाए। ऐसा जे.एंड.के गवर्नमेंट ने काम शुरू किया था। उसी के तहत आज 245 लोगों को इस तरह के लेटर्स दिए गए हैं। 2023 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन के नोबेल प्राइज़ को आज अनाउंस कर दिया गया और इन प्राइजेस को देने के लिए कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वाइजमैन को नोबेल प्राइज़ अवार्ड किए गए हैं और इनका जो एरिया रहा है वो रहा है न्यूक्लियोसाइड की बेस मॉडिफिकेशन को इनेबल करके mRNA वैक्सीन को कोविड-19 के लिए जो डेवलप किया गया उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं। भारत समाचार की एक रिपोर्ट में गाजियाबाद पुलिस की एक बहुत ही शर्मनाक हरकत देखने में आई जहां पर एक साई उपवन में एक लड़का अपनी मंगेतर के साथ घूम रहा था और उसके ऊपर पुलिस के कुछ पुलिस वालों ने उनके ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट करने की कोशिश की और उनसे करीब 1000 रुपये मांगे भी और उनको मतलब धमकी देकर पेटीएम करवा लिया। पुलिस वालों से पीड़ित होकर लड़की और वो लड़का एफआईआर लिखवाने के लिए कई दिनों तक थाने के चक्कर लगाते रहे लेकिन उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई और आखिर में जब मीडिया में ये बात उछली तब एफआईआर लिखी गई लेकिन जो कंसर्न पुलिस वाले थे उनको अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये भारत समाचार की एक रिपोर्ट एक अपने उनके ट्वीट में आई है।
2023 का द बेस्ट विस्की इन द वर्ल्ड इन 2023 का अवार्ड इंडियन विस्की द इंद्री को मिला है। इंद्री नाम की ये विस्की जो इंडियन ओरिजिन से है, उसको बेस्ट विस्की इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने अपने एक कंट्री वाइड प्लान के तहत टर्टल्स की एक बहुत ही नायाब स्पीशीज़ जो कि ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग स्टेज पर है या एंडेंजर्ड होने की अवस्था में आ चुकी है, इस टाइप के टर्टल्स की स्मगलर्स को अरेस्ट कर लिया और उनको रंगे हाथों देश के अलग अलग भागों से पकड़ लिया। और इसमें से ऐसा कहा जाता है कि कई सौ, करीब 955 लाइव बेबी टर्टल्स को रेस्क्यू करा गया और इनको कहते हैं टर्टल्स ऑफ गैंजेस। इसमें कई सारी स्पीशीज़ अलग अलग हैं और उन स्पीशीज़ को आप डिटेल्ड रिपोर्ट्स में देख सकते हैं इनके नाम, और इन स्पीशीज़ को रेस्क्यू करके इस पूरे गैंग को चेन्नई, नागपुर और भोपाल जैसी जगहों से अरेस्ट कर लिया गया। आदित्यनाथ ने सैटरडे को पुलिस के अफसरों के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की मीटिंग कंडक्ट की गई और ये कहा गया कि हर थाने में एक साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाए और सारे थानों को जल्दी से जल्दी CCTV से लैस किया जाए। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि अब दोबारा से एंटी रोमियो प्रोग्राम को शुरू किया जाए ताकि जो औरतों की छेड़छाड़ के मामले बढ़ते जा रहे हैं उस पे कमर कसी जाए। इस बार योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी सख्ती से इस तरह के निर्देशों को दिया गया है और ऐसा भी कहा गया है कि जो भी सोशल मीडिया पर अगर कोई फेक न्यूज़ या उकसाने वाली न्यूज़ चलती है उसके ओरिजिन को फाइंड करके उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मीडिया की एक ऐसी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में करीब 3% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि चाइना में यही परसेंटेज करीब 13% है और US में 55% लोग इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इस लो इन्वेस्टमेंट में इंडिया में होने का एक रीज़न है जिसमें से कुछ शेयर्स की बहुत बड़ी कीमत होती है, जैसे MRF टायर्स, हनीवेल ऑटोमेशन या और ऐसे कुछ कंपनीज होती हैं जिनके शेयर्स 25,000 से 1 लाख रुपए तक की रेंज में होते हैं और उन शेयर्स को रिटेल इन्वेस्टर्स को खरीदने में काफ़ी दिक्कत आती है। सेबी अब एक बहुत नई कॉन्सेप्ट लेकर आया है जो कि इंडियन मार्केट में अभी तक नहीं थी और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, जो कि अभी एक प्रपोजल स्टेज पर है, एक फ्रैक्शनल स्टॉक ट्रेडिंग की ऑप्शन आएगी और इस फ्रैक्शनल स्टॉक ट्रेडिंग के तहत अगर किसी बड़ी वैल्यू के शेयर का एक फ्रैक्शन आप खरीदना चाहें तो शायद वो भी पॉसिबल होगा। जैसे कि अगर 1 लाख रुपए का एक शेयर है और अगर उसके 20 फ्रैगमेंट किए जाएं और एक एक शेयर, एक एक फ्रैगमेंट जो करीब 5,000 रुपए का लेना चाहे तो वो उसको ले सकता है। तो फ्रैक्शनल स्टॉक की बेसिस पर सेबी का ये मानना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रिटेल सेक्टर में काफ़ी बढ़ जाएगी, जो कि अभी नहीं हो पाती है। सेबी का ये प्रपोज़ल अभी इस स्टेज पर है जो कि आने वाले टाइम में शायद फॉर्मेशन में आ जाएगा। आईफोन 15 को लेकर 2 तरह के प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हुई हैं और उन प्रॉब्लम्स में एक है आईफोन 15 का ओवरहीटिंग होना और दूसरी जो प्रॉब्लम कही जाती है कि शायद टाइटेनियम जो मेटल यूज़ हुई है उसकी वजह से कुछ फ़ोन के टूटने की संभावना भी बढ़ गई है। एप्पल ने इस चीज़ को माना है कि एप्पल 15 के मॉडल्स में ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिली है। हालांकि एप्पल 15 प्रो और एप्पल 15 प्रो मैक्स के मॉडल्स में ओवरहीटिंग की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है बिकॉज ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। और एप्पल इस चीज़ पर काम कर रहा है कि एप्पल 15 के प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाए। हीटिंग के प्रॉब्लम को लेकर यह भी कहा गया कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स जिन्होंने अपने अभी अपग्रेड्स नहीं किए हैं, जैसे कि ऊबर, इंस्टाग्राम और कुछ और ऐप्स हैं जिनको कि अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते ही ये ओवर हीटिंग के प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे।
एप्पल इसके ऊपर काफ़ी कंसिडरेट होकर काम कर रहा है। एक और रिपोर्ट में चाइना में कुछ देखा गया कि उन्होंने अपने जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो चाइनीज़ के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर कुछ इस तरह की अफवाह उड़ाई गई कि आईफोन 15 जो मेक इन इंडिया है उसका क्वालिटी काफ़ी डिग्रेडेड है। हालांकि ये काफ़ी अफवाह ही रही और यहाँ तक कि देखा गया कि कुछ लोगों ने आईफोन 15 को स्मेल कर करके भी कहा है कि ये फ़ोन ठीक नहीं है। और मीडिया में ये भी काफ़ी बात उछाली गई कि आईफोन 15 की क्वालिटी को लेकर यूरोपियंस ने भी अपने कंसर्न दिखाए गए हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यूरोप के किसी भी देश से आईफोन 15 मेक इन इंडिया को लेकर कोई भी गलत चीज़ सामने आई है और ऐसा माना जाता है कि शायद चाइनीज़ लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि आईफोन 15 जो है इसका बहुत बड़ा प्रोडक्शन इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो रहा है और इससे जो है चाइनीज़ इकोनॉमी पर नेचुरली कोई ना कोई फकर आने की संभावना है। पिछले 2 महीने में गेमिंग और गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स ने गेमिंग ऐप्स के ऊपर काफ़ी पैसे लगाए गए। ऐसा देखा जाता है कि 25,000, 30,000, 50,000, इवन 1 लाख रुपए तक के पेटीएम ट्रांसफर्स गेमिंग और गेमर्स और गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स ने डिपॉजिट कर दिए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस दौरान गेमिंग कंपनीज ने काफ़ी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दी, काफ़ी कैशबैक ऑफर्स दी, टोकन्स दिए, क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 से 28% जीएसटी की इम्प्लीकेशन लागू हो गई है और उस इम्प्लीकेशन को देखते हुए गेमिंग कंपनीज ने काफ़ी पैसा इकट्ठा किया और जिसके तहत उनकी सेल्स काफ़ी बढ़ी हुई देखी गई। ऐसा देखा गया करीब 300% सर्ज जो है गेमिंग ऐप्स की डिपॉजिट्स में आया है। सितंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन करीब 10.2% बढ़ गया और कलेक्शन करीब 1.62 लाख करोड़ की रेंज में पहुंच गया। ऐसा माना जाता है कि इस फेस्टिविटी सीजन के 4 महीनों में पहला महीना सितंबर है और अगले महीने में अगले आने वाले 3 महीनों में ये बढ़कर करीब 14% को भी क्रॉस करने की उम्मीद है और इस तरह से जीएसटी कलेक्शन अगले महीनों में 1.62 लाख करोड़ से काफ़ी ऊपर जाने की संभावना है। ये इंडिकेटर्स इकोनॉमी को लेकर भी किए जा रहे हैं और ये इंडिकेटर्स फेस्टिविटी सीज़न में रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी को देखते हुए, जिसमें कि काफ़ी कारों के सेल्स की बढ़ने की संभावना, ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर बढ़ने की संभावना और इसी तरह से रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा उछाल आने के बाद ये जीएसटी कलेक्शन संभव हो सका है और प्रेडिक्शन है कि ये 14% की रेंज में जाएगा। सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI ये एक ऐसी बॉडी है जो कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के केसेस को निपटाती है और इस टाइप के केसेस के ऊपर डिसीजन लेती है। इन्होंने करीब पिछले 5 साल में करीब 500 केसेस को रिजॉल्व किया है। उसमें से पिछले साल 180 केसेस, जबकि उसके पिछले साल करीब 100 केसेस और इस साल करीब 300 केसेस को रिजॉल्व किया गया है। इस तरह से इस IBBI की केसेस को रिजॉल्व करने की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है और ऐसा माना जाता है कि आने वाले टाइम में करीब 1000 केसेस पर एनम की कैपेसिटी से ये काम करना शुरू हो जाएगी, जो कि एक काफ़ी एफिशिएंट वे ऑफ वर्किंग माना जाएगा। हालांकि ऐसा देखा गया है कि करीब 5000 केसेस इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के इंडिया में हर साल फाइल हो रहे हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ IBBI बोर्ड और इन केसेस को शुरू में रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी कम कैपेसिटी होने की वजह से दिक्कत हो रही थी, जो कि कैपेसिटी एनहेंसमेंट इनका होता जा रहा है और शायद 1000 की कैपेसिटी पर आने पर लोगों को कुछ और ज़्यादा रिलीफ मिलने की संभावना हो जाएगी। कॉरपोरेट जगत में एक अनोखा उदाहरण महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने दिया है और इन्होंने खासकर अपने वुमेन एम्प्लॉइज़ के लिए एक स्पेशल HR पॉलिसी का इंट्रोड्यूस किया और इस स्पेशल HR पॉलिसी के अनाउंसमेंट के तहत जो इनको मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया गया है वो इस तरह से होगा: प्री बर्थ मैटरनिटी फॉर 1 ईयर,
मैटरनिटी लीव फॉर अनदर 1 ईयर और 3 साल की पोस्ट मैटरनिटी लीव, जब तक कि जो न्यूबॉर्न बेबी है वो नर्सरी की क्लास स्कूल में जाना शुरू हो जाए। और ऐसा भी देखा गया है कि इस टाइप का प्रोविज़न शुरू के उस बच्चे के लिए कुछ ना कुछ सैलरी में कंपनसेशन भी दिया जाएगा, जिससे कि उसकी पढ़ाई में हेल्प किया जाए। और ये जो HR पॉलिसी है ये कंपनी के सारे लेवल के वीमेन के लिए एप्लीकेबल होगी, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल के हों या वर्कर लेवल के हों। ये एक अनूठा एग्जाम्पल है। हालांकि जो 3 ईयर की पोस्ट मैटरनिटी लीव होगी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ऑप्शंस दी जाएंगी, जहां पर वर्क फ्रॉम होम की भी ऑप्शन होगी या साइट या फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह की भी होगी जिसमें कि जो वीमेन वर्कर्स होंगे वो अपने टाइम को अपने हिसाब से चूज़ कर सकें। इस तरह का प्रावधान काफ़ी ओपन माइंडेड कॉरपोरेट पॉलिसी के हिसाब से देखा जा रहा है। हालांकि टाटा ने भी इस टाइप की एक पॉलिसी 2018 में एडॉप्ट की थी। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके क्लोज सहयोगी महमूद कुरैशी, इन दोनों के ऊपर एक चार्जशीट फाइल की गई है, जिसके तहत उनको ऑफिशियल सीक्रेट्स को लीक करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। ऐसा इल्ज़ाम इन दोनों लोगों के ऊपर इसलिए लगा कि वहाँ की सरकार का मानना है कि इन्होंने पाकिस्तान की कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को वाशिंगटन DC में ट्रांसमिट किया। और कुरैशी जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान एम्बेसी वाशिंगटन के द्वारा कुछ सीक्रेट केबल्स को इन्होंने लीक किया। और हालांकि इमरान खान ऑलरेडी जेल में हैं और कुरैशी भी जेल में है, और देखते हैं आगे वाले समय पर इनके ऊपर और क्या कार्रवाई होने की संभावना इस पर्टिकुलर केस के अंडर में बनेगी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने करीब 19 लोगों को जो मुल्तान से सऊदी अरेबिया की फ़्लाइट पर जा रहे थे उनको डीबोर्ड कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये 19 लोग पिलग्रिम वीज़ा पर जाते हैं और जा रहे थे, और वहाँ पर उम्रा के वीज़ा के दौरान उन्होंने बैगिंग करनी थी। ये एक्चुअली बैगर्स थे और बैगिंग करके ये पैसा कमाकर अपने वीज़ा की एक्सपायरी के बाद पाकिस्तान वापस आ जाते। ऐसा कई सारे केसेस में देखा गया है कि पाकिस्तान से बेगर्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट में खासकर सऊदी अरेबिया में जाते हैं और उम्रा का वीज़ा लेते हैं, वहाँ पर बैगिंग करते हैं और बैगिंग करने के बाद वीज़ा एक्सपायर होने के बाद वो लोग वापस आ जाते हैं। इस टाइप का एक इंफॉर्मेशन सऊदी अरेबिया की सेनेट में प्रपोज की गई थी, जिसमें कि ये बताया गया था कि 90% बेगर्स जो अरेस्ट किए गए हैं पिछले कुछ समय में या कुछ महीनों या कुछ सालों में, वो पाकिस्तान से आए हुए बेगर्स थे, क्योंकि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी है और इनकी बैगिंग में इनको एक अच्छे लेवल की कमाई हो जाती है, जिससे ये उम्रा वीज़ा क्रॉस करके यानी कि एक्सपायर होने के बाद ये वापस पाकिस्तान लौट आ जाते हैं और एक अच्छी कमाई कर चुके होते हैं। वाराणसी से बॉम्बे जाने वाली आकाशा एयरलाइंस की एक फ़्लाइट में बैठी हुई एक लेडी ने ये कहा कि मेरे पास बॉम्ब है क्या। बस ऐसा कहने के बाद वो फ़्लाइट जो 2:50 पर रवाना होनी थी वो शाम को 8 बजे रवाना हुई। इस होक्स कॉल को देखते हुए, मीन्स ये सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए काफ़ी सिक्योरिटी चेक्स किए गए, सारे पैसेंजर्स के बैगेज को थॉरोली चेक किया गया और सारे पैसेंजर्स को दोबारा से चेक किया। इस सारे प्रोसेस में फ़्लाइट करीब 5 घंटे लेट हो गई। हालांकि ये लेडी प्री बोर्डिंग चेक्स से काफ़ी हताश हो चुकी थी। हताश के बाद इसने इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की कॉल्स देना और स्टेटमेंट देने से एयरलाइंस को काफ़ी परेशानी होती है और जाने वाले यात्री भी काफ़ी परेशान होते हैं। इस तरह की एक और कॉल करीब 2 दिन पहले वाराणसी एयरपोर्ट पर ही आकाशा एयर फ्लाइट में दी गई थी, जिसकी वजह से मुंबई से वाराणसी आने वाली फ़्लाइट को प्रायोरिटी लैंडिंग के तहत जो है लैंड करवाना पड़ा था। ऐसा हिदायत दी जा रही है कि इस तरह की एक्टिविटी को किसी भी तरह से ना किया जाए, जिससे पैसेंजर्स को कोई परेशानी ना हो। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा
जो कि एनडीए का एक पार्ट जून में बन गई थी और इसने बीजेपी को सपोर्ट करने का निर्णय ले लिया था। इसके फाउंडर जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि वो अपनी बढ़ती उम्र के कारण 2024 में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उनकी इस कॉल को एक स्वाभाविक रूप की कॉल माना जा रहा है। हालांकि उनका बीजेपी के साथ अलायंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी उनके इस एसोसिएशन की वजह से उनको कोई और पद में फ्यूचर में दे सकती है अगर वो इलेक्शन नहीं भी लड़ते हैं। लेकिन एक और खबर जो मीडिया में काफ़ी स्ट्रांग रूप से आज छाई रही और उसका क्या एक्चुअल मीनिंग निकल कर आएगा ये अभी एक दो दिन में ही समझ में आएगा। वसुंधरा राजे ने भी अपने इस बार के 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया है। ऐसा देखा जा रहा है कि ये वसुंधरा राजे और बीजेपी के कुछ इंटरनल इश्यूज़ को लेकर ऐसी संभावना बनी है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी किसी भी तरफ से नहीं दी गई है। जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस ने काफ़ी मुस्तैदी से करीब 30 किलो कोकेन पकड़ी है, जिसकी कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 300 करोड़ मानी जाती है। इसी तरह से बीएफ ट्रूपर्स ने एक ड्रोन को भी बॉर्डर एरियाज में डिटेक्ट किया और इस ड्रोन में करीब 8 करोड़ की 1.58 केजी हेरोइन पकड़ी गई। इसके साथ पिस्टल और कारतूस भी थे। इसी तरह से एक और एक्टिविटी में करीब 2 करोड़ रुपए की हेरोइन नॉर्थ ईस्ट के कामरूप डिस्ट्रिक्ट्स में भी पकड़ी गई। ऐसा काफ़ी क्रैकडाउन ड्रग्स को लेकर चल रहा है और देश के अलग अलग बॉर्डर एरियाज़ में ये एक्टिविटीज़ काफ़ी एस्केलेटेड तौर पर चल रही है। ग्लासगो गुरुद्वारा ने एक ऐसी एक्टिविटी जो गुरुद्वारा में देखी गई को काफ़ी कंडेम किया गया है। इस एक्टिविटी के तहत जब यूके के हाई कमिश्नर, जो इंडिया के हाई कमिश्नर यूके में हैं, उनका नाम है दोराई स्वामी, और वो जब गुरुद्वारे में गए तो गुरुद्वारे में उनकी कार पहुंचते ही आगे टेबल्स वगैरह लगाकर उनको रोक दिया गया और उनको वापस जाने के लिए कहा गया। ऐसा उन लोगों के द्वारा किया गया जो कि एंटी इंडिया की एक्टिविटीज़ में शामिल हैं और ऐसे सिख एक्टिविस्ट जिन्होंने वहाँ पर पहुँचते ही इस तरह के नारे लगाने शुरू कर दिए कि यू आर द एम्बेसडर एंड यू नीड टू गो बैक। तो इस तरह की एक्टिविटी जो कि एंटी इंडिया के फॉर्म में इस गुरुद्वारे में देखने में सामने आई। हालांकि गुरुद्वारे के मैनेजमेंट को पता था कि ये हाई कमिश्नर यहाँ पर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गुरुद्वारे में मत्था टेकने आने वाले हैं, फिर भी इस तरह की चीज़ को वो रोक नहीं पाए। हालांकि यूके के होम मिनिस्टर ने इन चीज़ों को काफ़ी सीरियसली लिया है और देखते हैं आने वाले समय में किस टाइप का एक्शन यूके गवर्नमेंट ले सकती है। हालांकि पिछले कुछ न्यूज़ में ऐसा माना गया कि सुनाक ने काफ़ी स्ट्रांगली जो एंटी इंडिया के खालिस्तान सपोर्टिंग सिख जो कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, उनके लिए कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखते हैं आने वाले समय में ऐसा किस तरह का एक्शन लिया जाता है। हालांकि इस दौरान सिख फेडरेशन और नेशनल सिख यूथ फेडरेशन ने एक अपना अनाउंसमेंट किया है अपने ट्विटर अकाउंट से कि किसी भी इंडियन डिप्लोमेट को यूके के गुरुद्वारों में आना अलाउड नहीं है। इस ट्वीट को भी काफ़ी स्ट्रांगली कंडेम किया गया है। 2020 में अहमद पटेल के निधन के बाद कांग्रेस में पंकज कुमार बंसल को इंटरिम ट्रेजरर के रूप में नियुक्त किया गया था और कल एक अनाउंसमेंट में केसी वेणुगोपाल जो सेक्रेटरी हैं CWC के कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, उन्होंने अजय माकन को ट्रेजरर के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके एक स्टेटमेंट के तहत CWC कांग्रेस प्रेसिडेंट ने अजय माकन को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का
ट्रेजरर नियुक्त किया है। एलपीजी के कॉमर्शियल सिलेंडर्स के ऊपर गवर्नमेंट ने 209 रुपये की बढ़त की है। ऐसा सिर्फ कॉमर्शियल सिलेंडर पर, हालांकि डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमत अभी भी करीब जो 14.2 kg का सिलेंडर है उसकी कीमत 903 रुपये है। कॉमर्शियल सिलेंडर्स की कीमत पिछले 2 बार के प्राइस रिडक्शन में 250 रुपये कम की गई थी, हालांकि इस बार का इंक्रीज़ जो है 209 रुपये है। ऐसा इंक्रीज़ होने से ऐसा माना जाता है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, फूड वेंडर्स हैं और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो भी व्यापारी हैं उनके सामान की प्राइस बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की कई वॉल्स को डीफेस कर दिया गया और इस तरह के स्लोगन्स लिखे गए जैसे कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर फ्री कश्मीर एंड भगवा जलेगा। इस तरह से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स को जब इन दीवारों पर लिखा गया, उसके बाद वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने संडे मॉर्निंग पर इस पर पुताई करके इसको क्लीन करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा देखा गया कि कुछ डिपार्टमेंट जैसे स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़ के डिपार्टमेंट के कुछ प्रोफेसर्स की नेम प्लेट्स को भी डिफेस किया गया। इस सारी कार्रवाई को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उस पर डिमांड की है ताकि इसकी इंक्वायरी की जाए और फाइंड आउट किया जाए कि ये किस तरह के लोगों ने इस तरह की कार्रवाई की है। इसको देखते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन से पता करने की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक इस पर कोई भी रिमार्क नहीं दिया है। 2020 में सरदार पटेल कोविड केयर फैसिलिटी का निर्माण किया जाए, क्योंकि 10,000 बेडेड फैसिलिटी थी और इसमें करीब 32 करोड़ के एयर कंडीशनिंग का प्रावधान था और ये एयर कंडीशनिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट था एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, लेकिन प्राइवेट कंपनी को इस काम के करने की पेमेंट नहीं मिली और वो कंपनी जो थी कोर्ट में चली गई। कोर्ट ने इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को ये निर्देश दिए। आतिशी जो आप गवर्नमेंट की मिनिस्टर हैं इस समय पर दिल्ली में, उन्होंने सीवीसी को ऐसा कहा है कि इसमें पूरी तरह से इंक्वायरी की जाए और ये देखा जाए कि ये इरेगुलरिटीज़ किस स्टेज पर हुई हैं। हालांकि एक नोट भी इशू किया गया था इससे पहले कि जिसमें ये मिनिस्टर ने ये भी लिखा था कि इतनी बड़ी बेडेड फैसिलिटी में इतने एसी के एक्सपेंडिचर को लेकर शायद जस्टिफाई नहीं है, जहाँ पर आईसीयू भी नहीं बनाया गया है। और हालांकि इसमें शायद ऐसा माना गया कि कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने के ऊपर करप्शन के चार्जेस हो सकते हैं, जिन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की होंगी। लेकिन कंपनी ने अपनी के स्टेटमेंट में कहा है कि जब हमको पेमेंट ही नहीं मिला है तो इसमें करप्शन का मामला कहाँ से आ सकता है। लेकिन अब ये आने वाले समय में पता लगेगा कि जब इस सीवीसी की रिपोर्ट आएगी कि करप्शन कहाँ पर हुआ, किस लेवल पर हुआ या नहीं हुआ और इस कंपनी को पेमेंट क्यों नहीं मिली। कैसर फारूक, मुफ्ती कैसर फारूक जो लश्कर तैयबा का एसोसिएटेड ऑपरेटिव है, टेरर ऑपरेटिव है, उसको सैटरडे शाम को एक मिस्टीरियस कंडीशन में गोली मार दी गई और ऐसा अभी तक पता नहीं लगा है कि इसको गोली मारने वाले लोग कौन हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने इसको अपने मर्डर का क्लेम अपने ऊपर नहीं लिया है। इस तरह की लश्कर तैयबा की और कुछ और उग्रवादी संगठन की जो किलिंग्स पिछले समय में हुई हैं वो काफ़ी संदेहास्पद रही हैं और जिसका अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं लगा है। सैटरडे नाइट को कन्नड़ एक्टर नागाभूषणा को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने अपनी कार से एक कपल को हिट कर दिया और उस एक्सीडेंट में उस कपल में उसकी वाइफ की मृत्यु हो गई और वो पर्सन चोटों की वजह से अभी भी हॉस्पिटल में है और पुलिस ने इस एक्टर नागाभूषणा एनएस को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेएनके पुलिस आदिल मुश्ताक को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं कि वो उग्रवादियों की काफ़ी सहायता करते हैं और सहायता के बदले में वो रिश्वत लेते हैं
उन्होंने करीब 32 लाख रुपए का हवाला ट्रांजैक्शन एलईटी के लिए किया और करीब 2,70,000 रुपए की रिश्वत ली किसी टेरर ऑपरेटिव को छुपाने के लिए। इस तरह से कई इल्ज़ाम इनके ऊपर रहे हैं जिसकी वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया है। मिस्टर आदिल काफ़ी हैंडसम कॉप रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर भी इनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। इनका जो रहन सहन है वो काफ़ी लग्जरियस है। ऐसा माना जा रहा है कि करीब 44,000 फॉलोवर्स इनको सोशल मीडिया पर इनकी एक्टिविटीज़ के लिए इनको फॉलो करते हैं। लग्जरियस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए ये इस टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए। हालांकि पुलिस को पता लग गया और इनको अरेस्ट कर लिया गया। इसी तरह का एक केस 2020 में भी आया था जहां पर देवेंद्र सिंह नाम के जीएनके पुलिस के एक और पर्सन को टेरर ऑपरेटिव्स को हेल्प करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। नितिन मदन कुलकर्णी और मोहम्मद फिरोज़ ये दो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इंडिगो की एक फ़्लाइट में रांची से सफ़र कर रहे थे। वहाँ पर एक 6 साल के बच्चे को ब्रीथलेसनेस की वजह से जब प्रॉब्लम हुई तो उस बच्चे को इन्होंने CPR देकर और मेडिकल एड तुरंत मुहैया करवा के उसकी जान बचाई। मिस्टर कुलकर्णी एक IAS ऑफिसर एज वेल एज डॉक्टर भी हैं और जो मोहम्मद फिरोज़ हैं वो भी झारखंड गवर्नमेंट में एक मेडिकल डॉक्टर हैं और इस बच्चे को सेव करने के लिए इन दोनों डॉक्टर्स को प्रयत्नों को काफ़ी सराहा गया है और मीडिया में लेकर भी इसका काफ़ी चर्चा है।